एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार शिक्षा। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा हम लगातार ई अधिवेशन के जरिए, इस मंच के जरिए तमाम दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं जो कि इस वक्त सत्ता में एक अहम जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं। आपने सुना कि बिजली विभाग किस तरीके से सरकार के अन्य महकमों के लिए भी एक मदद की पहल कर रहा और उसके साथ साथ अपने महकमे में इस कोरोना काल में जो चुनौतियां हैं उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है भविष्य की रणनीति के हिसाब से। जो हमारा अगला सत्र होगा उस सत्र का विषय यह है कि जो तीसरी वेव आने वाली है उसमें क्या तैयारी हमारी हो सकती है, क्या होनी चाहिए, परिवहन महकमा उसमें क्या करेगा, क्या उनके लिए खुद की चुनौतियां हैं, उनके कर्मचारियों के लिए हैं। खेल को अगर हम देखें तो खेल विभाग खिलाड़ियों के लिए किस तरीके से भविष्य की प्लानिंग कर रहा है और उसमें उनका योगदान समाज के लिए भी क्या होगा। इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरे सहयोगी सोनल और इस सत्र में हमारे मेहमान हैं मूलचंद शर्मा साहब परिवहन मंत्री और साथ में संदीप सिंह जो कि खेल राज्य मंत्री हैं। सोनल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अतुल जी। मैं सोनल दहिया स्वागत करती हूं आप सभी का इस ई अधिवेशन में। आपको बता दें कि तीसरी लहर जो है उसका संकेत कहीं ना कहीं मिलना अभी से शुरू हो गया है। हमने देखा पहली लहर ने हमें विचलित किया, परेशान किया, दूसरी लहर बहुत खतरनाक तरीके से आई और अब आशंका वैज्ञानिकों की तरफ से जता दी गई है तीसरी लहर की। इस सत्र में हम यही चर्चा करेंगे कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मूलचंद शर्मा जी। और साथ ही हमारे साथ संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री जुड़ने वाले हैं। संदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मूलचंद शर्मा जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी मैं। हमने देखा कि पहले दौर में बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, दूसरे दौर में हम थोड़ा संभले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर होते चले गए। अब तीसरी लहर का अनुमान जता दिया गया है। साफ तौर पर एक्सपर्ट्स की तरफ से कह दिया गया है कि तीसरी लहर आने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। सवाल यही है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम, हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करें। हेलो जी, मूलचंद शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ आपकी आ रही है मेरे पास। मेरा सबसे पहले कहना है कि जहाँ सरकार को अपनी जिम्मेदारी, वहीं लोगों की जिम्मेदारी है। कोरोना जैसी महामारी है जो पूरे देश और दुनिया में, प्रदेश में जो फैली हुई है, इसके लिए हम सबको तैयार रहना है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, उनके साथियों ने जहाँ पूरी ऑक्सीजन की तैयारी, दवाई की, वैक्सीन की और लोगों को जागरूक करना, ये सरकार का कर्तव्य, धर्म भी है। और जहाँ लोगों की, आम आदमी की जो दवा है उसके लिए इंतजाम करना इस सरकार का है। पर इसके साथ साथ हर लोगों की जिम्मेदारी है वो बीमारी को बीमारी माने और बीमारी से बच के रहें, दूरियां बना के रखें और एक दूसरे का सहयोग करें कि बीमारी का मजाक ना उड़ाएं। अगर जब बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, बीमारी हावी होती है। और यही हाल रहा, लोगों ने मान लिया अब हम कोविड का जा चुका और लोग खुले, चाहे दूसरे शादी हैं, ब्याह हैं, फंक्शन है या दुकान है, आम आदमी ने फेस हटा दिया और लोगों ने इसकी परवाह नहीं करी और बीमारी का दूसरा चरण हमारे देश में, प्रदेश में दूसरा चरण आ गया जी। तो इसके लिए जो तीसरी वेव आने वाली है उसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा और समय के हालात से हर चीज़ की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि चुनौती बहुत भारी है। मूलचंद शर्मा जी, संदीप सिंह खेल राज्य मंत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सिंह जी, स्वागत करती हूं आपका। धन्यवाद जी। संदीप सिंह जी, देखिए, पहले तो हमने देखा कि जोर जो है कोरोना का वो शहरों में रहा, दूसरे वेव की अगर हम बात करें, लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना अपना विकराल रूप लेता चला जा रहा है, गांव बुरी तरीके से चपेट में आ रहे हैं। पिहोवा का जिम्मा आप पर है
किस तरीके से उस ग्रामीण इलाके को, अपने आसपास के इलाके को कोरोना की इस दूसरी लहर में देख रहे हैं और तीसरी लहर के लिए कितनी तैयारियों की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी हमारे सीनियर मूलचंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सरकार के साथ साथ जितने भी हमारे लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, उनको भी खुद की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जैसे हम कभी किसी गाड़ी में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ पर कभी कभी लिखा होता है कि सवारी खुद अपने सामान की जिम्मेदार समझे। तो इस तरीके से खुद को भी सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है और सेकंड लहर में चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी कर लो, आप स्कूल में कोई बच्चा जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ पर बच्चे को पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन टीचर एग्ज़ाम से पहले उसको पूरी तैयारी करके भेजता है, उसके माता पिता उसको पूरी तैयारी करके भेजते हैं। जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे ने खुद देना होता है। तो वैसे ही जब कोई चीज़ आती है, सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, आम जनता, कई संस्थाएं जो हैं वो सहयोग कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को खुद को उस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि चाहे वो दूरी का काम हो, चाहे वो मास्क पहनने का काम हो, चाहे वो हाथ सैनिटाइज का काम हो, हर चीज़ के बारे में खुद इंसान को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सब मिलकर, एक दूसरे से मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर हम इस फाइट करेंगे, क्योंकि अकेला कभी कोई आदमी किसी चीज को जीत नहीं सकता है। ऐसी बड़ी बीमारी जो पूरे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे संसार में इसका जोर चल रहा है, इसको हराने के लिए हमें एक साथ मिलकर करना पड़ेगा। रही बात, आप गांव की बात कर रहे हो, तो गांव के अंदर अवेयरनेस है और लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, वो टेस्टिंग के ऊपर भी और वैक्सीन लगवाने के ऊपर भी, जिसमें लगातार हरियाणा सरकार और हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे साथीगण इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लोगों को समझना होगा। और देखिए मूलचंद शर्मा जी, संदीप सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, माना कि सवारी अपने सामान की जिम्मेदार है, लेकिन जो बस है, जो वाहन है, वो सही तरीके से चले। ड्राइवर के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी होती है कि कहीं टकरा ना जाए बस, टकरा ना जाए वाहन। तो आप किस तरीके से देखते हैं एज अ ड्राइवर, आप उस सीट पर हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने देखा इस दौर में कि बहुत छोटी छोटी समस्याओं से भी लोग जूझते नजर आए, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, अस्पतालों में सुविधाओं की बात हो। लेकिन अब हमने बहुत कुछ झेला है, आगे हम इसे न झेलें, इसको लेकर आपको क्या लगता है, कितनी तैयारियों की जरूरत है? संदीप जी ने बिल्कुल कहा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सरकार एक ड्राइवर है और सरकार को जो सरकार को सुविधाएं देनी है और लोगों को जागृत करना है और लोगों को बार बार कहना है कि आप इकट्ठे ना हो, आप बीमारी से अपनी दूरी बना के रखें, घरों में रहें, भीड़ से बचने का काम करें, अपनी वैक्सीन लगवाने का काम करें। और सरकार ने बहुत प्रचार करा था, पर मेरे मित्रों ने उसका मजाक उड़ा दिया, वैक्सीन का मजाक उड़ा दिया। और ग्रामीण अंचल की बात करते थे पहले, कहते गाँव में कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर मेरा ही मानना है कि कोरोना में जो लोगों की ताकत है मजबूत है, उनकी पावर मजबूत है, पर बीमारी के सामने कमज़ोर और बीमारी कोई सब बराबर है उसके लिए। तो जो ड्राइवर का जो काम है, सरकार जो ड्राइवर पे है, जो स्टीयरिंग पे काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, दवाई की, वैक्सीन लगवाना और लोगों को जागरूक करना और लोगों को संदेश देना प्रशासन के थ्रू, चाहे जिले के अधिकारी हैं, डीसी है, एसपी है, दूसरे अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब सरकार का काम है एज ए ड्राइवर। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार का धर्म है, सरकार अपने कर्तव्य को पूरा करेगी और लोगों की जान मान सुरक्षा रखना ये सरकार का काम है। सबसे पहले लोगों की सुरक्षा और लोगों का सुरक्षा का ध्यान रखना हम ही सब साथियों का, चाहे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग। कोरोना जैसी बीमारी को हम सबको हराना है, किसी को हवा नहीं देनी, हमें हराने का काम करना है कि कोरोना कैसे हराया जाए, इस प्रदेश को, इस देश को हम कैसे बचाने का काम करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। मैं तो यही अपील करूंगा, सब लोग मिलकर कोरोना को हराएं, कि सबकी जिम्मेदारी है, हर एक की भूमिका अपनी है, जहां भूमिका उस भूमिका को निभाने का काम करें।
बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त सरकारों का यही कर्तव्य और धर्म होना भी चाहिए और हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी भी चाहिए। संदीप सिंह जी, आप चूंकि एक खिलाड़ी भी रहे हैं, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, आज खेल राज्य मंत्री का जिम्मा आपके ऊपर है, तो मैं एक हल्का फुल्का सा सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि एक खिलाड़ी के तौर पर आज संदीप सिंह क्या महसूस कर रहे हैं? चूँकि जो खेलों का जोर होता था, जो शोर होता था, वो कहीं ना कहीं थम सा गया है। आपको क्या लगता है कि परिस्थितियाँ कब तक वापस लौट कर आएंगी और इस दौर को आप किस तरीके से देख रहे हैं संदीप? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले साल जब 2020 में ओलंपिक्स होनी थी और वो ओलंपिक्स आगे कर दी गई 2021 में, अभी भी जापान में ओलंपिक्स को लेकर अगर हम देखें तो बहुत से लोकल जो लोग हैं जापान के, वो काफ़ी प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं कि हमें ये ओलंपिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें एक कंट्री के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं, खिलाड़ियों के साथ उनके कोचेज़, मैनेजमेंट टीम और मीडिया साथी इसको कवर करने वाले, और सब चीज़ों को देखें तो एक विलेज होता है, ओलंपिक विलेज, वहाँ पर वॉलंटियर के रूप में, सहायक के रूप में लोग होते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। ये 15 दिन का एक बहुत बड़ा, मतलब पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ी गेम्स होती हैं, तो उस चीज़ को करवाने के लिए हम बहुत चिंता में हैं। और खिलाड़ी की अगर हम तैयारी की बात करें तो जैसे मैं खेल जगत से आया हूं और लगातार खिलाड़ियों के यही सवाल आ रहे हैं कि हमारी अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रही। बीच में एक समय आया था जिसमें थोड़े से टूर्नामेंट्स और सुविधाएं जो थोड़ी सी ढील हुई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोरोना जो है अब काफ़ी कंट्रोल में आ गया और बिल्कुल नीचे चला गया। लेकिन अब लोगों के अंदर, खिलाड़ियों के अंदर ये भी हो गया कि वो ट्रेनिंग के लिए अगर अब्रॉड भी जाना चाहें तो फ्लाइट्स की सुविधा, और वहाँ पर जाकर 15 दिन आपको आइसोलेट रहना पड़ता है। तो खिलाड़ी अगर टीम गेम का है तो कहीं ना कहीं उसको स्वेटिंग भी होती है, सलाइवा भी आता है, तो एक दूसरे के साथ से ही ना कहीं कुछ हो जाए। इंडिविजुअल गेम वाला, उसको अगर तैयारी भी करनी है तो वो किसके साथ तैयारी कर सकता है, बहुत से सवाल होते हैं। लेकिन अगर हम यूथ, यंगस्टर्स की बात करें तो उनको एक तो ट्रेनिंग करनी है, साथ साथ उनको मेंटली प्रिपेयर भी होना है, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप एक ही कमरे में, एक ही जगह पर बैठे रहें, कहीं ना कहीं आपको एक समय ऐसा आता है, अगर आप योगा ना करें, आप ट्रेनिंग ना करें, तो आपको कहीं ना कहीं होता है कि यार मुझे जाकर अपना वर्जिश करनी है, तो उस चीज़ को भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमारा विभाग लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, कोचेज़ को बता रहा है, उनके स्टूडेंट्स को बता रहा है, और जो सीनियर खिलाड़ी जो ओलंपिक्स की तैयारी कर भी रही हैं, हमारे सो फार बहुत अच्छे नंबर्स हैं खिलाड़ियों के जो ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन इस समय बहुत मुश्किल है, जिनके क्वालिफाई राउंड था और वो अव्वल नंबर पर हैं, लेकिन उनका क्वालिफाई राउंड होना है ओलंपिक्स के लिए, उनके लिए भी बहुत चिंता का विषय है ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी चिंता का विषय है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस कोरोना काल से कहीं ना कहीं उभरा जाए। मूलचंद शर्मा जी, देखिए, खेलों की हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी चुनौतियां सामने आ रही हैं। आपके अपने विभाग की, अगर हम परिवहन विभाग की बात करते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फील करने पड़े होंगे, और अब आगे आने वाले समय में ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। इस दौर को आपने कैसे उबरने में क्या कुछ आपने स्पेशल किया कि हाँ, हम इन परिस्थितियों पर काबू पा सकें और कैसे हम इन हालातों से उबर सकें? उसके लिए इतनी हिम्मत, इतना हौसला और किस तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत आपको महसूस हुई? मेरा जहां परिवहन महकमा है, आम गरीब का हवाई जहाज है, और एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है, और 42 कैटेगरी इसमें जो फ्री हैं या सब्सिडी हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती कंडक्टर, बस ड्राइवर हैं, और मैं सबसे धन्यवाद उन ड्राइवरों को करना चाहता हूं जो ड्राइवर आज कोरोना के समय एम्बुलेंस पे भी काम कर रहा है। जो बसें हमने मिनी अपने आइसोलेटेड बस बनाई हैं, उनमें भी काम कर रहा है जी। तो चाहे घर, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, हॉस्पिटल जाना है, बीमार को लेके जाना है, कोई एक्सीडेंट केस को लेके जाना है, कोई डेड बॉडी को लेके जाना है, हमने सभी हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर्स का है। आज ये देखने का समय नहीं है, कोरोना का समय है कि हमें इस कोरोना से लड़ना है। आज हमें देश के आदमी की, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, रोडवेज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की मदद करना, और गरीब आदमी को हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल में कोई कैजुअलिटी हो जा रही है उसे घर तक पहुंचाना है। किसी गांव में हॉस्पिटल नहीं है, उसमें बस में हमने हॉस्पिटल बनाया, आइसोलेट बेड बनाया है। और बाकी तो हम बाद में देखेंगे
क्या नफा नुकसान हुआ है। और रोडवेज कभी प्रॉफिट का सौदा नहीं रहा। रोडवेज हमेशा आम जनता की सेवा का माध्यम रहा है, जनता की सेवा करता है। और रोडवेज को कभी हमने कि ये नहीं देखा रोडवेज से कमाई क्या होनी है, तो ये तो नो लॉस नो प्रॉफिट का सौदा है। तो मेरा ये कहना है कि आज के समय में परिवहन के जितने साथी हैं या उनके कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, दूसरे अधिकारी हैं, फिटर हैं, जो काम करते हैं, हर आदमी का कर्तव्य है कि हमें इस कोरोना जैसे समय में बढ़ चढ़ के भाग लेना है। अपनी जान की परवाह न कर कर हमें आम गरीब की सुरक्षा करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो एक ये कहा है कि हरियाणा रोडवेज की बसें कहीं पीछे रहेंगी, अपने जो लक्ष्य है उस पर हम सबको पूरा करना है। बिल्कुल उस लक्ष्य को छूना है और यही कोशिश सरकारों की तरफ से हो रही है। जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बचती भी रहे। संदीप सिंह जी, अगर आपके एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों की लापरवाही भी लगातार जोर पकड़ रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोरोना है ही नहीं, इतना विकराल रूप कोरोना धारण कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। आपको उन लोगों को आज इस ई अधिवेशन से आप क्या कहना चाहेंगे जो कि अब भी ये समझ रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को समझाने के लिए कुछ समय लगता है। मैं यही उनसे अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जो लोग इस चीज़ को अभी भी ये समझ रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे आसपास नहीं आ सकती है या वो हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो एक बार ज़रूर उन लोगों से उनकी वीडियोस या उनका मैसेज ज़रूर पढ़ें जो इससे अपने परिवार के कई लोगों को खो चुके हैं। कई परिवार के लोग इससे बड़ी बुरी तरह से बीमार होने के बाद बच चुके हैं। उनके भी जो मैसेजेस हैं उनको देखें। ये पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कहीं ना कहीं आपको इनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी पूरे हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में नहीं है, पूरे संसार में इसका पूरा महामारी है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके जिन्होंने वैक्सीन भी तैयार की है, उनका भी ये मानना है कि अगर हम ये सोच लें कि कोरोना है ही नहीं है तो उसका मतलब की है कि हम अपने आप को, जैसे कोई कबूतर होता है और बिल्ली उसको पकड़ने लगती है तो आंख बंद कर लेते हैं कि मुझे किसी ने देखा नहीं है। तो ऐसे वाला हाल मत करें अपने आप से, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को माने, क्योंकि पूरे के पूरे डॉक्टर विभाग और हमारे जितने कर्मचारी आज फ्रंट वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि उनकी वजह से बहुत से लोगों की जानें बच रही हैं, सुरक्षित हो रहे हैं और बहुत से बच्चे अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। और इसके बीच में मैं एक और आपको बात बता देना चाहता हूँ कि पहला जब कोरोना काल आया था तो उस समय सभी माताओं ने, सभी बहनों ने, सभी लेडीज़ ने अपने घर में जंक फूड की जगह अपने घर पे खुद बना कर खाना खिलाया और वो चीज़ें खिलाई जो बच्चे या जो घर में परिवार वाले बाहर से जंक फूड खाते थे। तो मेरा मानना यह है कि ये समय भी ऐसा है जिसमें हमें अपना, आजकल तो हर कोई इंटरनेट को यूज़ करता है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं कि खाना, कौन सा खाना किस तरीके बनाया जाता है। आप अपने घर में रहकर उस चीज़ को बना सकते हैं, जिससे कि अपने इम्यून सिस्टम को, क्योंकि ये सारा गेम इम्यून सिस्टम के ऊपर भी है, जितना आपके अंदर इम्यून स्ट्रांग होगा उतना आपके जो बॉडी है वो वायरस के साथ फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस दौर में हमने बहुत कुछ नया भी देखा है, नवाचारों का दौर भी आया है और बहुत कुछ अलग भी सीखा। वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमने साथ साथ बहुत सारी नई खोजें भी की हैं और उम्मीद यही है कि ये कोरोना काल जितनी परेशानियां दे रहा है उतना ही बहुत कुछ नया भी देकर जाएगा। मूलचंद शर्मा जी, अगर हम परिवहन विभाग की बात करते हैं तो देखिए लगातार इस तरीके की खबरें भी आ रही थी, जो लोग आपदा में अपने लिए अलग ही अवसर तलाश रहे थे। कालाबाजारी जोर पकड़ रही थी। परिवहन विभाग से भी इस तरीके की खबरें आ रही थी, एम्बुलेंस के चार्ज बहुत ज़्यादा वसूले जा रहे थे। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से क्या स्ट्रिक्ट कार्रवाई ऐसे लोगों के लिए की जा रही है? जब प्रदेश की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही थी कि एम्बुलेंस के कहीं 15,000 रुपये, कहीं 20,000 रुपये, 25,000 रुपये और कहीं 1-1 लाख रुपए एम्बुलेंस के नाम से ले रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी मिनी बस है, छोटी बस है, इनको एम्बुलेंस बनाने का काम करा। और ये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी उनके रेट तय करें, किलोमीटर के हिसाब से रेट तय करें, आम आदमी की लुटाई ना हो। एक आदमी चला गया, आदमी जब अपना
शरीर पूरा हो जाता है, दूसरे अपने घर लेके जाता है, उसकी लुटाई भी उस नाम से होती थी, ले जाने के नाम से। आज मैं परिवहन का मंत्री होने के नाते हमने जो चैलेंज हमारे सामने थे उन सब पे लगाम लगाने का काम करा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनके रेट हमने तय करे हैं कि आपको इतने 10 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर ये रेट तय होंगे। उसके अलावा कोई भी टैक्सी वाला, एम्बुलेंस वाला कोई पैसे लोगों से ज़्यादा उगाही ना करें और उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। आज आपदा का मौसम है, आज लोगों की मदद करने का समय है। आज लेके किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की माता चली गई, किसी का पुत्र चला गया, ये हालात देखिए ना। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मेरी अपील है, जो मैं ग्रामीण अंचल का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरी उन लोगों से भी अपील है जो इस बीमारी का मजाक उठा रहे हैं, बीमारी की जो खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, जो विपक्ष के लोग खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं, मेरा उनसे कहना है इस बीमारी से लड़ना है, लोगों को बचाना है और सबकी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों की, जहाँ रोडवेज की, सब इस काम पे काम करें। बहुत सही कहा आपने। समय मेरे पास थोड़ा कम है। संदीप सिंह जी, आपसे मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। चूंकि देखिए, अब हमारे सामने कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती नहीं है, हमारे सामने ब्लैक फंगस भी आ गया है, व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का जगहों पर येलो फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ये जो हालात बन गए हैं, इन चुनौतियों से उबरने में सरकार किस तरीके से अपनी जनता को आश्वस्त करती है? आप क्या अपनी जनता को कहना चाहेंगे? एक अंतिम संदेश आपकी तरफ से। देखिए, जो ये फंगस आई है, चाहे आप इसको ब्लैक, वाइट या येलो जो भी आप इसका नाम ले रहे हैं, इसका फंगस का साइंटिफिकली नाम तो कुछ और है, लेकिन हम लोगों ने, इंडियंस ने इसको अलग रूप का नाम दे दिया है। लेकिन ये फंगस सारी की सारी इन्फेक्शंस के रूप में है और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं जो गाइडलाइन है उसके तरीके से चलें। और सरकार पूरा का पूरा, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सुबह से लेकर शाम तक कोरोना हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वो ये फंगस आई है इसके रूप में लगातार बैठकें भी करते हैं। ऑफिसर्स भी लगाए हुए हैं हर जिले में, हमारे ACS बड़े IS ऑफिसर्स हर जिले में लगे हुए हैं और हर जिले में मंत्रियों को ड्यूटी लगा रखी है। वहाँ पर SPs, DCs और SDM जो लोकल हैं वो सभी की ड्यूटी लगा रखी है कि आप मिनट बाय मिनट मुख्यमंत्री जी शाम को हर पूरे हरियाणा की रिपोर्ट लेते हैं। इसके बावजूद भी सरकार लगातार काम तो कर रही है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील है हरियाणा के वासियों से, देश के वासियों से, कि आप इस महाकाल में जो हमारा कोरोना चल रहा है इसके अंदर आप धैर्य रखें। पैनिक से अच्छा हमें अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि पैनिक बटन में हमेशा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन अवेयरनेस से हम बच सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में जानेंगे कि इसको सुरक्षित कैसे रखना अपने आप को, क्योंकि हम शुरुआत से ही माननीय प्रधानमंत्री जी का भी था कि 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी, उस चीज़ को देखते हुए सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको देखते हुए अगर हम बाहर भी जा रहे हैं किसी काम से, किसी कार्य से, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब भी करता है, फ्रंट वॉरियर के रूप में भी लोग हैं, तो उसके बावजूद भी हम जब घर में आते हैं तो उसको सुरक्षित करके अपने आप को किस तरीके से आपको सैनिटाइज करके अपने आप को फैमिली के साथ मिलना है, वो चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरी बात जो मैंने अभी पहले भी कही कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तीसरी वेव की लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने 2 ही बातें करूंगा इसके अंदर कि एक तो हमें अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर में जो भी खाना खाना है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे और घर के खाने को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे, और ऑनलाइन फूड और जो सब शहरों के अंदर या कहीं जो ऑर्डर कर रहे हैं उससे भी बचें। तीसरी बात ये है कि बच्चों को हमें अपने बच्चों को, जितने भी हमारे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें, उनको एक ऐसा लक्ष्य दें जिसके अंदर उनका वो नया गुण की तरफ जा सकें, क्योंकि जब भी आप उसको कई नए मोड़ की तरफ देंगे तो उनका माइंड उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना हमें बहुत ज़रूरी है। और उनका कोई ना कोई गुण, चाहे वो सिंगिंग लाइन, एक्टिंग लाइन, चाहे वो कला के रूप में, जिससे कि वो इस समय में पढ़ाई भी करें और अपना जो समय है दूसरी तरफ स्पेंड करें, जिससे कि वो एक नया कला के रूप में
अपने आप को उभार सकें। बिल्कुल संदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मूलचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ई अधिवेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना की ये जो लहर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से आई। तीसरी लहर हमें फिर से चेतावनी दे रही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि दुर्घटना न घटे, और हमें अपने आप को सतर्क और सचेत रखने की ज़रूरत है ताकि हम इस कोरोना काल से उबर सकें। इसी के साथ मेरे साथ इस सत्र में इतना ही। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता।